नमस्कार। प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते संघर्ष ने पूरे पश्चिम एशिया को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां हर दिन नई खबर सामने आ रही है और हालात पहले से ज़्यादा तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। हाल में ही हुए हमलों ने ईरान के अंदर भारी तबाही मचाई है। शनिवार 28 फरवरी को हुए हमलों की खबर ने पूरी दुनिया को चौंका दिया, क्योंकि इन हमलों ने ईरान के सर्वोच्च धार्मिक और राजनीतिक नेतृत्व से जुड़े बड़े अधिकारियों के मारे जाने की खबर सामने आई। इसने देश के सुप्रीम लीडर के भी मारे जाने की बात कही गई है। किसी भी देश के लिए उसका सर्वोच्च नेता केवल एक व्यक्ति नहीं होता, बल्कि वह पूरे सिस्टम और विचारधारा का प्रतीक होता है। इसलिए अगर यह खबर सही मानी जाए तो यह ईरान के लिए ऐसी क्षति हो सकती है जिसकी भरपाई करना बेहद मुश्किल है। इन हमलों को लेकर ईरान के भीतर गुस्सा और आक्रोश दोनों देखने को मिल रहा है। ईरान का दावा है कि जिस तरह पहले उसे बातचीत और कूटनीति में उलझाकर हमला किया गया था, उसी तरह इस बार भी अमेरिका ने वार्ता का माहौल बनाकर अचानक इजराइल के साथ मिलकर हमला किया। यानी एक तरफ बातचीत की बात, दूसरी तरफ अचानक सैन्य कार्रवाई। इस घटनाक्रम ने ईरान की राजनीति और उसकी सुरक्षा व्यवस्था दोनों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इन घटनाओं के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या इस मुश्किल वक्त में ईरान बिल्कुल अकेला पड़ गया है? क्या उसके मित्र देश वास्तव में उसके साथ खड़े हैं या सिर्फ बयानबाजी तक ही सीमित है? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी दोनों अक्सर हितों के आधार पर तय होती हैं। असल में अमेरिका के लंबे समय से लगे प्रतिबंधों की वजह से ईरान पहले ही वैश्विक व्यवस्था में काफ़ी हद तक अलग थलग पड़ गया था। इसके बावजूद कुछ ऐसे देश थे जिन्हें ईरान के रणनीतिक सहयोगी माना जाता था। इनमें सबसे प्रमुख नाम रूस और चीन का लिया जाता है, लेकिन मौजूदा संकट के दौरान इन दोनों देशों ने अभी तक ईरान को कोई सीधी सैन्य मदद नहीं की है। उन्होंने केवल कूटनीतिक स्तर पर समर्थन जताया है, जैसे हमलों की निंदा करना, तत्काल युद्ध विराम की मांग करना और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस मुद्दे को उठाना। ईरान के सहयोगियों को मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला समूह उन गैर राज्य संगठनों या मिलिशिया का है जो मध्य पूर्व के अलग अलग हिस्सों में सक्रिय हैं। इनमें लेबनान का हिजबुल्ला, यमन के हूती विद्रोही और इराक के सक्रिय कई शिया मिलिशिया शामिल हैं। ये संगठन ईरान के वैचारिक और रणनीतिक प्रभाव में माने जाते हैं और संकट के समय ईरान के पक्ष में खड़े हो सकते हैं। दूसरा समूह उन देशों का है जो वैश्विक राजनीति में ईरान के साथ किसी न किसी स्तर पर जुड़े हुए हैं। इनमें रूस, चीन, उत्तर कोरिया और वेनेजुएला जैसे देश शामिल किए जाते हैं। लेकिन दिलचस्प बात है कि इस संघर्ष में कई इस्लामिक देशों का रवैया भी उतना स्पष्ट नहीं दिखता जितनी उम्मीद की जा रही थी। खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि जीसीसी के सदस्य देशों ने पहले कहा था कि वे अपने हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए नहीं होने देंगे, लेकिन बाद में जो रिपोर्ट सामने आई उनमें कहा गया कि अमेरिका और इजराइल ने अरब सागर के अलावा जॉर्डन, इराक और सीरिया जैसे देशों के एयर स्पेस का इस्तेमाल करते हुए हमले किए। इसके अलावा सऊदी अरब, बहरीन और कतर में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर गतिविधियां भी दर्ज की गई। मध्य पूर्व की राजनीति पहले से ही बेहद जटिल रही है। ईरान के सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों के साथ लंबे समय से रणनीतिक और वैचारिक मतभेद रहे हैं। इसलिए यह कहना मुश्किल है कि संकट की स्थिति में ये देश किस हद तक ईरान के साथ खड़े होंगे। ईरान की भौगोलिक स्थिति भी उसके लिए अवसर और चुनौती दोनों लेकर आती हैं। उसके उत्तर में अजरबैजान, आर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान और कैस्पियन सागर है। पूर्व में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, दक्षिण में फारस की खाड़ी है, ओमान की खाड़ी और पश्चिम में तुर्की और इराक स्थित है। इतने विविध पड़ोसियों के बीच संतुलन बनाए रखना किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर पाकिस्तान और ईरान के रिश्तों को ही देख लीजिए। दोनों देशों के बीच करीब 904 किलोमीटर लंबी सीमा है जो बलूचिस्तान क्षेत्र से होकर गुजरती है। यह इलाका लंबे समय से उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी का केंद्र रहा है। सुन्नी और शिया समुदायों के बीच सांप्रदायिक मतभेद भी रिश्तों को जटिल बनाते हैं। जैश अल अदल नाम का एक सुन्नी उग्रवादी संगठन कई बार ईरान में हमले कर चुका है, जिससे ईरानी सुरक्षा बलों और नागरिकों की मौत हुई है। पाकिस्तान की अपनी रणनीतिक मजबूरियां भी हैं। उसके सऊदी अरब के साथ गहरे आर्थिक और राजनीतिक संबंध है और वह अमेरिका के साथ भी संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता है। ऐसे में पाकिस्तान के लिए खुलकर ईरान का समर्थन करना
आसान नहीं होता। अगर ईरान के उत्तरी पड़ोसियों की बात करें तो आर्मेनिया और तुर्कमेनिस्तान को अपेक्षाकृत मित्रवत माना जाता है, लेकिन अजरबैजान के साथ रिश्ते इतने सहज नहीं हैं। हालांकि वहाँ शिया आबादी काफ़ी बड़ी है, फिर भी राजनीतिक स्तर पर दोनों देशों के बीच अविश्वास बना हुआ है। नागोर्नो काराबाख विवाद में ईरान ने आर्मेनिया का समर्थन किया था, जबकि तुर्की और अजरबैजान एक दूसरे के करीबी सहयोगी हैं। अफगानिस्तान के साथ ईरान के रिश्ते भी उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। हेलवंद नदी के पानी के बंटवारे को लेकर दोनों देशों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। 1998 में तालिबान शासन के दौरान मज़ार शरीफ में 10 ईरानी राजनयिकों और एक पत्रकार की हत्या कर दी गई थी, जिससे दोनों देशों के संबंध बेहद तनावपूर्ण हो गए थे। हालांकि बाद में परिस्थितियों के साथ रिश्तों में कुछ संतुलन जरूर आया है। तुर्की के साथ ईरान के संबंध भी बेहद जटिल हैं। इतिहास में ओटोमन और फारसी साम्राज्य एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे थे। आज के दौर में दोनों देश एक दूसरे से सीधा टकराव नहीं चाहते, लेकिन क्षेत्रीय संघर्षों में अक्सर अलग अलग पक्षों में दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए सीरिया के गृह युद्ध में ईरान ने बशर अल असद का समर्थन किया, जबकि तुर्की विद्रोही गुटों के साथ खड़ा था। इराक के साथ संबंधों की कहानी भी कम पेचीदा नहीं है। 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद जब ईरान में नई सरकार बनी तो उसके एक साल के बाद ही इराक ने उस पर हमला कर दिया था। यह युद्ध कई वर्षों तक चला और इसमें लाखों लोगों की जान गई, लेकिन बाद में सद्दाम हुसैन के पतन के बाद दोनों देशों के रिश्तों में सुधार की कोशिशें हुई। आज ईरान इराक के अंदर कई शिया अर्धसैनिक समूहों का समर्थन करता है, जिन्हें सामूहिक रूप से पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस कहा जाता है। यही कारण है कि मौजूदा संकट के दौर में ईरान उम्मीद करता है कि अगर हालात और बिगड़ते हैं तो क्षेत्रीय सहयोगी और मिलिशिया संगठन उसके समर्थन में खड़े हो सकते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की सच्चाई यही है कि हर देश अपने हितों को ध्यान में रखकर ही कदम उठाता है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर से सवाल खड़ा किया है कि क्या ईरान वास्तव में अकेला पड़ रहा है या फिर वह सिर्फ एक रणनीतिक खामोशी है और आने वाले दिनों में क्षेत्रीय राजनीति के नए समीकरण बन सकते हैं। आने वाले समय में यही देखना सबसे दिलचस्प होगा कि संघर्ष में कौन वास्तव में ईरान के साथ खड़ा होता है और कौन सिर्फ बयानबाजी तक सीमित है। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे विस्तृत जानकारी। जुड़े रहिए प्रभा साक्षी के साथ।